गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई कण है वो गुरुत्वीय क्रियाओं के अधीन, बलों के अधीन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। और पहली जो गति हमने पढ़ी थी ना, वो पढ़ी थी वृत्तीय कक्षाओं में गति कर रहा है। आज हम सेकंड कंडीशन देखते हैं उसी की, क्या, दीर्घवृत्तीय कक्षा। तो अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखना है, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आने वाली है ना। क्योंकि ये जो लास्ट 3 to 4 लेक्चर्स जो है ना, वो कंटिन्यूअसली है। तो आज हम दीर्घवृत्त की बात करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था कि एप्सिलॉन इज लेस देन 1 यदि एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से कम है। मैंने बताया था हाफ से तो ज़्यादा और 1 से कम है, तो उस कंडीशन में ये कौन सी कक्षा होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षा होती है। यानी जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, वो कौन सी कक्षा में, कौन से ऑर्बिट में गति करता है, दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति करना है। आज की क्लास में हम यही करने वाले हैं कि कोई पार्टिकल दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है तो उसके लिए आवर्तकाल का फॉर्मूला, टाइम ऑफ पीरियड का फॉर्मूला और वेलोसिटी यानी वेग का फॉर्मूला ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दीर्घवृत्त होता है ना, उसका इक्वेशन या समीकरण क्या आया था हमारे पास, x प्लस x0 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1। ये क्या कहलाता है हमारे पास, दीर्घवृत्त का समीकरण, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। और दीर्घवृत्त कैसा होता है, ये होता है, ठीक है। इसमें a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, तो मैं आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू भी बता देता हूँ। a क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष होता है, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष होता है, ठीक है। और ये जो b होता है ना, ये क्या होता है, अर्ध लघु अक्ष होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास दीर्घवृत्त होता है ना, अगर हम यहाँ बिल्कुल सेंटर लें तो ये जो हमारे पास लंबाई होती है ना, ये वाली, ये दूरी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b से। और ये जो लंबाई होती है ना हमारे पास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। ये कहलाता है हमारे पास अर्ध लघु अक्ष, और दूसरा क्या होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष। तो दीर्घ अक्ष को, दीर्घ अक्ष कौन सा, बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, बड़ा ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये होगा a। और छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो छोटा कौन सा होगा, b होगा। ये होता है हमारे पास दीर्घवृत्त। आई बात समझ में, a अर्ध दीर्घ अक्ष और b अर्ध लघु अक्ष, ये a और ये क्या होता है, b होता है। अब प्रीवियस क्लास में हमने a और b की वैल्यू भी डिस्कस करी थी। आपने a स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, वो फाइंड आउट करी थी p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ये वाली बात। और आपने b स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करी थी, क्या आया था, p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू भी हमने निकाली थी, और किसकी निकाली थी, b स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली थी। अब ये जो a स्क्वायर होता है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू प्लस माइनस क्या आएगी, रूट लेंगे p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन
स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस और पी स्क्वायर की जगह पी और ये स्क्वायर हट गया। और बी की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी प्लस माइनस पी स्क्वायर यानी पी और इसका क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा यानी इसकी पावर कितनी हाफ। ये किसकी वैल्यू निकल के आती है हमारे पास बी की। अरे ये तो समझ में आता है ना पी स्क्वायर का पी और यहाँ स्क्वायर नहीं है तो इसका क्या लग जाएगा हमारे पास रूट निकल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी ए और बी की। फिर ये फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था कि जो p था ना हमारे पास वो किसके इक्वल होता था जे स्क्वायर अपॉन एम के p किसके इक्वल था जे स्क्वायर अपॉन एम के। और जो हमारे पास एप्सिलॉन था ना इसकी भी हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी। क्या होती है 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम के। ये मैंने निकलवाई थी आपको है ना प्रीवियस वीडियो में देखना 1 प्लस 2e जे स्क्वायर अपॉन एम इंटू के स्क्वायर की पावर कितनी हाफ। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं ये जो एप्सिलॉन है इसमें ये जो जे स्क्वायर अपॉन एम के एस की जगह मैं पी लिख सकता हूँ। तो देखो ये होगा 1 प्लस 2e में कुछ नहीं कर सकते तो ये लिख लेंगे हम 2e और जे स्क्वायर अपॉन एम के को हम लिख सकते हैं क्या p तो p आ जाएगा और इसके स्क्वायर है तो यहाँ अपॉन में क्या बन रहा है हमारे पास k बन रहा है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास हाफ हो जाएगी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आने वाली है 1 प्लस 2EP अपॉन के की पावर हाफ बन जाएगा इतना। ठीक है, अगर हमारे पास इतना बन जाता है तो ए की जो वैल्यू है ना हमारे पास वो क्या निकल के आएगी। देखो ए कहाँ है ये है प्लस माइनस होता है ए होता है या नहीं होता। तो देखो माइनस प्लस से बाद में देख लेंगे हम इसका कौन सा मान लेंगे धनात्मक मान लेंगे क्योंकि ये दूरी होती है धनात्मक होती है। तो सोल्व करके देखते क्या आएगा ए क्या है p अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन ये है स्क्वायर। तो एप्सिलॉन स्क्वायर करोगे हाफ हट जाएगा तो यहाँ एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी ये रख दो 1 माइनस 2EP के 2e p अपॉन के -1 से +1 कैंसिल इस p से ये p कैंसिल। तो जो a की वैल्यू हमें मिलेगी ना k तो न्यूमरेटर में गया k अपॉन 2e नेगेटिव साइन आएगा छोड़ देना क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज है एक प्लस और एक माइनस तो हम प्लस वाला लेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस होगी इसको पॉजिटिव लेते हैं हम। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा k अपॉन 2e आ जाएगा। ठीक है इतना बन जाएगा। अब हम इससे किसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। b की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या है b प्लस माइनस p अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर। तो p अपॉन रूट 1 माइनस वही एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू रूट हट जाएगा क्या बनेगी हमारे पास 1 माइनस क्या 2EP अपॉन क्या k बनेगी। नेगेटिव से ये -1 से +1 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो इसमें भी आपको क्या करना है पॉजिटिव है ये जो नेगेटिव साइन है इसको छोड़ देना क्योंकि काल्पनिक नहीं होती है ये दूरी। तो इसको आप किस में लेके चलोगे हमेशा पॉजिटिव में। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा ये देखो ऊपर क्या है p है ये ऊपर क्या है p है नीचे क्या है
रूट रूट टू ई पी और रूट के है, इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं इस तरीके से। तो b इज इक्वल टू कंप्लीट को अगर मैं रूट में लिखूँ तो ये अंदर जाएगा, ये बनेगा पी स्क्वायर और क्या k अपॉन, ये भी रूट में लिख लेंगे 2EP। ये तो रूट में है, इसको रूट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पी स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक p से एक p क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रूट की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, देखो ऊपर तो क्या है p बच रहा है, k अपॉन नीचे क्या आएगा 2e आएगा। b की वैल्यू क्या आएगी, रूट पी के अपॉन 2e। अब p की वैल्यू क्या होती है ये भी हम जानते हैं, जे स्क्वायर अपॉन एम के। तो b इज इक्वल टू रूट p की वैल्यू क्या होती है, जे स्क्वायर अपॉन एम के। p की वैल्यू जे स्क्वायर अपॉन एम के इंटू के अपॉन 2e। ठीक है, k से क्या कैंसिल, k कैंसिल, k से क्या कैंसिल, k कैंसिल। तो देखो क्या बनेगा, ये जे स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा ऊपर तो क्या बनेगा जे, और m 2e रूट में आएगा तो 2me। इसकी पावर हम कितनी लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, j अपॉन 2me की पावर हाफ। तो इस तरीके से हम जो दीर्घ अक्ष होती है और जो लघु अक्ष होती है अर्ध, उनकी वैल्यू हम दीर्घ वृत्त में क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये दूरी हमने, ये जो डिस्टेंस है हमने क्यों पता लगाई है, ताकि हम इसका जो कण वृत्तीय पथ में ना गति करके, अब कौन से पथ में गति कर रहा है, ऐसे दीर्घ वृत्तीय, केपलर का द्वितीय नियम पढ़ा था ना, दीर्घ वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, उसका हम क्या निकाल लेंगे, अब वेग निकाल लेंगे और आवर्त काल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं दोनों चीजें, इतना निकाल लिया हमने, यानी कि a और b की वैल्यू को हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सबसे पहले जो हम निकालते हैं ना इसमें, वो आवर्त काल निकालते हैं, टाइम ऑफ पीरियड, यानी कि क्या, आवर्त काल। ठीक है, ये जो आवर्त काल जो निकालेंगे ना, वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दीर्घवृत्तीय कक्षा है और दीर्घवृत्तीय कक्षा के लिए हमने केपलर्स के नियम पढ़े थे। तो मैं केपलर के नियम का क्या कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। क्या है केपलर का द्वितीय नियम, केपलर का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ क्या है केपलर का, उसकी बात करता हूँ मैं। वो क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी के इक्वल होता है। केपलर का द्वितीय नियम क्या होता है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते थे, आपने इस फॉर्म में भी लिखा होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है, जे इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, जे अपॉन एम बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखो हाफ तो रह ही रहा है हमारे पास, ऊपर क्या आएगा, जे अपॉन एम लिख सकते हैं, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ऊपर तो क्या आएगा जे और नीचे क्या आएगा 2m। ये क्या है हमारे पास, केपलर का द्वितीय नियम है। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि इसमें एक चीज़ निकालते हैं क्या, कि जो हमारे पास नाभिक होता है, नाभिक का मतलब होता है जो सेंटर होता है,
है ना। नाभि जो होती है, नाभि वो होती है, एक सिरा होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं ना। आप अब ये जो दूरी देखोगे ना, वो यहाँ सेंटर से देखोगे। कहाँ से देखोगे? यहाँ से। तो इस बिंदु के सापेक्ष, बिंदु ओ भी बोल सकता हूँ मैं इसे, क्या बोल सकता हूँ? बिंदु ओ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। बिंदु ओ से किसको? पिंड को मिलाने वाली, बिंदु ओ से पिंड को मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, रेखा द्वारा आवर्तकाल, रेखा द्वारा क्या? आवर्तकाल टी में बना क्षेत्रफल। इसका क्या मतलब होता है? देखो ये समझना, ये आपके पास क्या है? एक दीर्घवृत्तीय पथ है ना। और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस मैंने बताया है ये ए हो गई, ठीक है। और दूसरी डिस्टेंस क्या हो गई? बी हो गई। अब यहाँ पर जो एक कण है ना, वो ऐसे हमारे पास क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है। दीर्घवृत्तीय गति कर रहा है। अब क्या होगा कि आवर्तकाल क्या होता है? मान लो कण यहाँ से गति करना स्टार्ट हुआ और ऐसे गति करके वापस इधर आ गया, तो ये समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? जहाँ से चला और घूम के कहाँ गया? वापस वहीं आ गया। वो समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर है? तो अब मान लो ये रेखा है, ये रेखा, ठीक है। अब ये कण यहाँ से यहाँ तक आया तो हमने ये मिला दिया, फिर ये कण यहाँ से यहाँ तक वापस आएगा, तो इसने जो क्षेत्रफल बनाया है ना, ये पूरा इसका क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ ए। अगर ये वृत्त होता तो वृत्त की एक ही त्रिज्या होती क्या? ए, और उसका क्षेत्रफल होता क्या? पाई ए स्क्वायर, ठीक है। पाई ए स्क्वायर होता, लेकिन ये दीर्घवृत्त है, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दो अलग अलग दूरी है, इसका क्षेत्रफल होगा पाई ए इंटू क्या? बी से निकाल लोगे। क्लियर है? साथ में हमारे पास ये जो डी ए अपॉन आपको क्या दे रखा है? डी टी दे रखा है ना। ये क्षेत्रफल जो दे रखा है, ये क्षेत्रफल में क्या है? परिवर्तन है। जैसे जैसे कण गति करता है ना, तो एकांक समय में क्षेत्रफल में परिवर्तन फिक्स होता है। ये हमने किस में पढ़ा था? केपलर के द्वितीय नियम में पढ़ा था ना। किस में पढ़ा था? केपलर के द्वितीय नियम में पढ़ा था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से कितने आवर्तकाल के लिए समाकलन कर दिया? यहाँ से कण चलेगा और यहाँ तक आएगा, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन टोटल कितना होगा? J अपॉन M इंटू क्या? dt, ठीक है। J अपॉन M इंटू dt। समाकलन आवर्तकाल के लिए है, इसलिए dt, यानी यहाँ से चला और वापस यहाँ आया। ये J अपॉन T क्या है? क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहाँ से जैसे यहाँ से चला कण यहाँ आया, तो अल्प क्षेत्रफल बना, ये पूरा बनेगा। तो क्या कर देंगे हम? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे आवर्तकाल के लिए। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ए हटा देता हूँ मैं, पाई ए बी इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? J अपॉन 2m, J अपॉन 2m कॉन्स्टेंट है, एज इट इज dt का समाकलन क्या होगा? t, और लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल T बनेगा। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? t की, आवर्तकाल की। तो क्या होगा? 2m इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2m, और क्या? पाई
ए बी अपॉन क्या जे। आवर्तकाल का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू 2m पाई ए बी अपॉन क्या जे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे रखते हैं वैल्यूज़ को। आवर्तकाल के लिए निकाल रहे थे ना, अब वैल्यूज़ को हम कैसे रखते हैं। तो देखो ये जो यूनिट है ना, इसमें अभी तक जो हम पार्ट पढ़ रहे थे ना, पूरा डेरिवेशन है, कुछ कर ही नहीं सकते हम इसमें। t इज इक्वल टू, ये कितना है 2m पाई अपॉन क्या j इंटू ए की वैल्यू क्या है k अपॉन 2e इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये है क्या j अपॉन 2m e की पावर कितनी हाफ। इस j से ये j कैंसिल और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो t की जो वैल्यू मिलने वाली है ना, वो m पाई के, t की वैल्यू m पाई के अपॉन, अब देखो ये 2m e की पावर हाफ है, e है, इसको रूट में ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, e स्क्वायर, और एक e है तो 2m क्या e की पावर 3 की पावर कितनी हाफ। e तो है ही अंदर, और इसमें रूट ले जाएंगे स्क्वायर, क्योंकि रूट से बाहर लाते हैं जब e को अंदर ले जाएंगे स्क्वायर, e एक है ही, e की पावर कितनी बन रही है 3 बन रही है। अब इस पूरे को रूट में लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मेरे को पूरे की पावर कितनी बनानी है, हाफ बनानी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो देखो ये अगर रूट में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट में जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन, और ये तो रूट में है ही 2m e की पावर 3, तो m से क्या कैंसिल होगा, m कैंसिल हो जाएगा। तो t की जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, m इंटू पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, m इंटू पाई स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन 2e की पावर 3 की पावर कितनी हाफ बन रही है। बना लोगे इतना, सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं किया है मैंने, है ना। डेरिवेशन है बस आवर्तकाल निकालने के लिए कि कोई कण अगर इसमें गति कर रहा हो दीर्घ गति में, इसका स्क्वायर करता हूँ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा तो क्या बन रहा है m पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2e की पावर 3। बना लोगे ये m पाई स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और k से भी मल्टीप्लाई करता हूँ। ऐसा करने पर k अपॉन 2e को a लिख सकता हूँ, ठीक है। k अपॉन 2e को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू m आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है, m आ गया, पाई स्क्वायर आ गया, और ये देखो k स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास k की पावर 3, है ना, और ये 4 ऊपर है ही, रख लेंगे, m इंटू पाई स्क्वायर आ गया, k स्क्वायर को k से मल्टीप्लाई किया, k क्यूब, और ये 4 है ही, और नीचे ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और e की पावर 3 हमारे पास है ही, और ये जो 4 इंटू 2 किया तो ये 8, 2 की पावर 3, e की पावर 3, और बच रहा है हमारे पास क्या, एक k, तो नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, k बच रहा है, लिख दोगे हमारे पास। तो देखो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a क्यूब लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू m पाई स्क्वायर
अपॉन क्या के एम पाई स्क्वायर अपॉन के, और ये हमारे पास 4 और आ रहा है तो 4 भी लिखना पड़ेगा, 4 कहीं लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आएगा ए क्यूब। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, आवर्तकाल का। एम कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, के कांस्टेंट। कांस्टेंट जब हटाते हैं ना तो कौन सा साइन लगाते हैं हम, समानुपाती का। ठीक है, तो टी स्क्वायर समानुपाती क्या, ए क्यूब, यानी आवर्तकाल दूरी के, ए के पदों में दूरी के क्यूब के क्या है, समानुपाती है। ये कौन से नियम को व्यक्त करता है, केपलर नियम को। कौन से नियम को व्यक्त कर रहा है, केपलर नियम को। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, आवर्तकाल निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद ये तो क्या है हमारे पास, ये जो हमने निकाला है वो तो आवर्तकाल है ना, एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और कौन से कक्ष में, दीर्घवृत्तीय कक्ष में, है ना, कौन से कक्ष में, दीर्घवृत्तीय कक्ष में। तो देखो ये हमारे पास वही है दीर्घवृत्त, ठीक है। यहाँ से कण जो कर रहा है, गति कर रहा है, यहाँ से चला वापस यहाँ आ गया, ये समय आवर्तकाल जो कि हमने टी निकाल लिया है। साथ में ये जो कण है ये ऐसे गति कर रहा होगा तो इसका क्या होगा, हमारे पास वेग होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, हमारे पास वेग होगा। तो उस वेग का भी हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो सेकंड इसमें क्या निकालते हैं, पिंड का वेग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पिंड का वेग निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम ऊर्जा संरक्षण नियम की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम हमने केंद्रीय बलों के अंतर्गत निकाली थी, जिसके अकॉर्डिंग जो ऊर्जा आई थी ना, E बराबर से वो कितनी आई थी, हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। क्या आई थी, E इज इक्वल टू हाफ एम डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर माइनस के अपॉन क्या, आर। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, J इज इक्वल टू, पूरा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, यहाँ पर डेरिवेशन है। J इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको हम सोल्व करते हैं, E इज इक्वल टू हाफ m डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर, है ना, प्लस J की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m स्क्वायर आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू क्या, आर स्क्वायर माइनस के अपॉन आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और एक m से एक m कैंसिल, तो m अपॉन 2 है, ये भी m अपॉन 2 है। तो मैं यहाँ से हाफ m क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो ये बनेगा हमारे पास क्या, डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है देखो इसका स्क्वायर करेंगे ना J का, तो ये हो गया m स्क्वायर और ये होगा r की पावर 4, सॉरी है ना, r स्क्वायर यानी r की पावर 4। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो हाफ m कॉमन ले लिए, यहाँ बनेगा r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का क्या, होल स्क्वायर माइनस क्या, k अपॉन r। अब देखो ये जो है ना, ये जो टर्म है ना, ये क्या होती है हमारे पास,
वेग होता है, कक्षीय वेग होता है, ये वेग को रिप्रेजेंट करती है टर्म, ठीक है। ये आर और थीटा गोलीय निर्देश तंत्र में पढ़ते हैं हम। किस में पढ़ते हैं? गोलीय निर्देश तंत्र में। आपको ये पता होना चाहिए, जो हम कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ते थे ना, वो एक्स वाई जेड जितने भी हमने फॉर्मूले बना रखे हैं ना, वो ज़्यादातर कार्तीय निर्देश तंत्र में बना रखे हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में वेग dx/dt एक्स वाई जेड। लेकिन अगर हम गोलीय की बात करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आर, थीटा और फाई। तो ये पूरी टर्म जो है ना, वो क्या है, वेग ही है, लेकिन गोलीय निर्देश तंत्र में। तो इतना डीप नहीं जाना है हमें, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, कि E = हाफ m, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, V माइनस क्या, K/R। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है ना, वो किसके बराबर होगी, वेग के, और वेग का भी क्या, स्क्वायर के। आ गई बात समझ में? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्क्वायर है ना, ये वेग को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वेग के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है पूरी टर्म। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ m, वेग वाला पद होता है ये, तो यहाँ लिख दिया v² माइनस K/R। कर लोगे? अब इसके बाद E माइनस K/R को इक्वल से पहले लेकर आएंगे, प्लस K/R बनेगा, इज इक्वल टू E प्लस K/R इज इक्वल टू हाफ m v²। तो v² की वैल्यू जो बनेगी ना, 2/m, 2 इधर गया, m नीचे आया, और E प्लस क्या, K/R। तो v की वैल्यू कितनी बनेगी, √2/m, और E प्लस K/R। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, वेग की, कि जब कोई कण दीर्घवृत्तीय कक्षा में गति कर रहा है ना, तो उसका वेग इतना होगा। ठीक है, तो डेरिवेशन है, ध्यान से करना है, पहले आप देखना कैसे किया, फिर इसे नोट कर सकते हो आप। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।